हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आज हमारी क्लास है हिंदी पेडागोजी की। जी हाँ, आप जानते ही हैं हम सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं। उसी सीरीज़ में आज हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हिंदी पेडागोजी की क्लास है। आज भी हम हर क्लास की तरह हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करते हुए चलेंगे और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास में आपने कितना स्कोर किया। ठीक है, साथ ही साथ फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, सारे सब्जेक्ट्स के टैग वर्ड्स भी मैं आपको करवा रही हूँ। हर सब्जेक्ट के अलग अलग टैग वर्ड्स, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी है। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उन्हें आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि टैग वर्ड्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीटेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, ये रहा। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैंने आपको गद्यांश पद्यांश सॉल्व करना भी बता दिया है ट्रिक के साथ। आप चैनल पर जाकर एक बार देखिएगा, वहाँ से आपको गद्यांश और पद्यांश सॉल्व करना समझ में आएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, गद्यांश पद्यांश भी आपका 15 मार्क्स का रहता है और उसमें सिर्फ आपको पैसेज से नकल उतारनी होती है। तो किस तरीके से आपको नकल करनी है, कैसे कीवर्ड्स उसमें यूज़ होते हैं, वो सब मैंने आपको वीडियोज़ में बता दिया है। तो गद्यांश पद्यांश की लगभग मैंने 5-6 वीडियोज़ आपको करवाई हैं। एक बार आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से आप गद्यांश को सॉल्व करेंगे और कैसे पद्यांश को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी पेडागोजी की क्लास में। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब, यानी कि बुनियादी चरण की जो स्टेज होती है, स्टार्टिंग की स्टेज जो होती है बच्चे की, उसमें बच्चे अधिगम में ज़्यादा से ज़्यादा कब संलग्न होते हैं, ये आपसे पूछा हुआ है। पहला है जब वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। ये तो सही लग रहा है, फिर भी अदर ऑप्शन देखेंगे। जब वे अपनी कॉपी में अक्षरों की बार बार ट्रेसिंग करते हैं या बार बार लिखते हैं, या फिर मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के विकास पर होता है, या फिर वे अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गीत गाते हैं। तो बताइए कि बच्चे अधिगम में सबसे ज़्यादा संलग्न कब होंगे। तो देखिए, बच्चे सबसे ज़्यादा संलग्न तब होंगे, यानी कि सबसे ज़्यादा सम्मिलित, सबसे ज़्यादा अधिगम में ध्यान कब देंगे, ये पूछा है। वो तब देंगे जब उनकी सभी इंद्रियां यूज़ हो रही होंगी। इंद्रियां क्या होती हैं आप जानते ही हैं, जैसे आपका हाथ, नाक, कान, ये सारी इंद्रियां जो हैं बॉडी से रिलेटेड, वो सारी इंद्रियों का प्रयोग भी करता है बच्चा और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करता है। सक्रिय प्रयोग मतलब सक्रिय मतलब होता है जब बच्चे की काम को करने में रुचि होती है, उसका जब मन होता है चीज़ों को करने में, सीखने में। तो जब बच्चा सक्रिय है, वो हाथों से लिख भी रहा होगा, चीज़ों को हाईलाइट कर रहा होगा, समझ रहा होगा, तो वो बेस्ट होता है। तब जो अधिगम होगा ना, उसमें बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा संलग्न होगा। जब आप बच्चों को कुछ लिखने को देंगे और बच्चे लिख भी रहे हैं और बच्चों की सभी इंद्रियों का यूज़ हो रहा है, तब आप कहेंगे कि बच्चे क्या होंगे, अधिगम में ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित होंगे। अब देखिए, मैंने जो आपको टैग वर्ड्स बताए हैं वहाँ पर सक्रिय, अब आप याद करिए, मैंने आपको बोला था ना सक्रिय आपको जहाँ भी दिखेगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हो गया, टैग वर्ड से भी आप अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं और डिटेल एक्सप्लेन करके तो मैंने आपको समझा ही दिया है। इसीलिए मैंने आपको बोला फ्रेंड्स, एक बार टैग वर्ड्स की वीडियो ज़रूर देखिएगा, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। अब देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि अक्षरों की बार बार बच्चे ट्रेसिंग कर रहे हैं और बार बार लिख रहे हैं। बार बार लिखने से कुछ नहीं होगा। अगर वो बार बार लिख रहे हैं और उनका ध्यान ही नहीं है लिखने में, फिर कोई फ़ायदा है ही नहीं। तो बच्चों का सक्रिय होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और ये कह रहा है कि मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, सूक्ष्म के साथ साथ जो आपके बड़े जो होते हैं गत्यात्मक कौशल, वो भी इसमें शामिल होने चाहिए। ठीक है, सूक्ष्म और स्थूल हम कहते हैं। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल मतलब होते हैं जब हमारी बॉडी की छोटी छोटी मसल्स काम करने में यूज़ होती हैं। जैसे हमारी फिंगर हो गई, फिंगर से हम क्या क्या काम कर सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, सिलाई कढ़ाई, ये सब सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। और वहीं आपके स्थूल गत्यात्मक कौशल होते हैं, वो कौन से होते हैं, वो ऐसे होते हैं हमारी बॉडी की बड़ी बड़ी मसल्स जिस काम को करने में यूज़ होती है। जैसे आप रनिंग करते हैं तो हमारी लेग्स की बड़ी मसल यूज़ होती है, आप जंप कर रहे हैं या फिर आप बॉल फेंक रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हमारी आर्म्स की मसल यूज़ होगी, लेग्स की मसल यूज़ होगी, तो ये बड़ी बड़ी मसल्स यूज़ होती हैं। और यहाँ पर ये कह रहा है कि बॉडी की सभी इंद्रियां यूज़ हो रही हैं, जिसमें सूक्ष्म भी आ गई और स्थूल भी आ गई। तो इसीलिए ये ऑप्शन हमारा एकदम बेस्ट माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साक्षरता अर्जित करने के लिए किस में निपुणता होनी चाहिए।
आप साक्षरता अर्जित करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किस में निपुण होना पड़ेगा, यानी कि किस में आपको मास्टरी हासिल करनी होगी। पहला है दृश्य शब्दावली और प्रतिमानों की पहचान, दूसरा है डिकोडिंग और भाषा अवबोधन, तीसरा है सटीकता और ध्वन्यात्मक बोध, और चौथा है ध्वन्यात्मक जागरूकता और प्रवाह। तो देखिए फ्रेंड्स, साक्षरता अर्जित करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनमें से क्या है? वैसे तो सभी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना होगा, वो है आपका डिकोडिंग और भाषा अवबोधन। देखिए, भाषा अवबोधन मतलब होता है भाषा को समझना, अंडरस्टैंड करना। जब आप भाषा को अंडरस्टैंड करेंगे, जब आप भाषा में निपुण होंगे, तब जाकर आप साक्षरता अर्जित करने में सफल होंगे। नेक्स्ट है डिकोड करना। जैसे टीचर ने आपसे कुछ कहा तो उसको आपने समझना है, डिकोड करना है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो डिकोडिंग करना और भाषा अवबोधन करना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जब आप इसमें निपुण हो जाएंगे ना, तो आप कह सकते हैं कि आप साक्षरता अर्जित कर रहे हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा उपागम या कौन सी विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहजता भाषा यानी कि मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है? ये मातृभाषा होती क्या है? मातृभाषा को इंग्लिश में हम बोलते हैं मदर टंग, ठीक है। जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के बाद सबसे पहले बच्चा जो भाषा बोलना सीखता है अपने घर में, वो होती है बच्चे की मातृभाषा, जिसे हम बच्चे की फर्स्ट लैंग्वेज भी कहते हैं। स्कूल जाने से पहले वाली भाषा, क्योंकि जब बच्चा स्कूल नहीं जाता है उससे पहले ही बच्चा धीरे धीरे भाषा बोलना घर में सीख जाता है बिना स्कूल गए हुए। वो कैसे सीखता है? उसके घर में जो मेंबर्स हैं वो आपस में जिस लैंग्वेज में बातचीत कर रहे होते हैं ना, बच्चा भी उस लैंग्वेज को सुनता है और धीरे धीरे अनुकरण करके यानी कि इमिटेशन करके बच्चा भी उस भाषा को बोलना सीख जाता है। तो ये होती है बच्चे की मातृभाषा। और सीटेट में कहा जाता है कि ये जो बच्चे की मातृभाषा है, इसको प्रोत्साहित करना है, इसको स्वीकार करना है स्कूल में। यानी कि स्कूल में एज अ टीचर आप बच्चों को ये नहीं बोल सकते कि आप मातृभाषा में बातें मत करो। आपने क्या करना है? बच्चों को मातृभाषा में बातें करने देना है, ठीक है। मदर टंग का यूज़ में स्कूल में भरपूर यूज़ होना चाहिए मदर टंग का, ऐसा सीटेट में कहा गया है। और जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे समावेशी शिक्षा है, RT 2009 है, निपुण भारत है, NEP 2020 है, तो ये सभी कहते हैं कि जो बच्चे की मातृभाषा है उसको आप स्वीकार करेंगे और उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए क्या प्रोत्साहित नहीं करेगा? नेगेटिव क्वेश्चन है। पहला है संप्रेषणात्मक उपागम, ये तो प्रोत्साहित करेगा। संप्रेषणात्मक उपागम मतलब होता है जब बच्चे एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं मातृभाषा में, ये तो अच्छी बात है। दूसरा है प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड। तीसरा है श्रव्य भाषिक विधि, सुन करके जब बच्चा भाषा को सीखेगा। और चौथा है प्राकृतिक उपागम, नेचुरली बच्चा जो लैंग्वेज सीख सकता है। ये सभी सही हैं, लेकिन ये जो है मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए बच्चे को प्रोत्साहित नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? आपकी जो प्रत्यक्ष विधि है, डायरेक्ट मेथड है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ये जो डायरेक्ट मेथड होती है ना, इसमें क्या होता है कि आप बच्चे को जो लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं डायरेक्टली उसी लैंग्वेज में स्कूल में बातचीत करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे की फर्स्ट लैंग्वेज है हिंदी, सपोज करिए बच्चे की फर्स्ट लैंग्वेज है हिंदी और स्कूल में उसकी यूज़ हो रही है सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज। तो ऐसे क्या होता है ना, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होते हैं वहाँ पर क्या रूल होता है कि यहाँ पर हिंदी बोलना अलाउड ही नहीं होता, वहाँ पर इंग्लिश में ही बातचीत होती है। नॉर्मल कन्वर्सेशन भी आपका इंग्लिश में ही होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मेथड यूज़ करी जाती है और यहाँ पर बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग करने का अवसर नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो डायरेक्ट मेथड होती है, जहाँ पर बच्चे को जो लैंग्वेज सिखानी है डायरेक्टली उसी लैंग्वेज में बातचीत होती है, मातृभाषा में बात नहीं होती है, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि। तो ये जो प्रत्यक्ष विधि है, ये बच्चे को मातृभाषा बोलने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है? पहला है व्याकरण अनुवाद, दूसरा है स्थितिपरक उपागम, तीसरा है ध्वनि विज्ञान निर्देश और चौथा है समग्र भाषा पद्धति। तो बताना है आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है? तो कौन सा देता है? वो देगा आपका ध्वनि विज्ञान निर्देश।
अब देखिए यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज़ करेंगे ना तो आप अपने आंसर तक पहुँच जाएंगे। क्वेश्चन में पूछा है ध्वनि, तो यहाँ पर इस ऑप्शन में भी हमको दिख रहा है ध्वनि विज्ञान निर्देश, जहाँ पर ध्वनि को इम्पोर्टेंस दी जाती होगी। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उपागम या कौन सी विधि शिक्षार्थी की जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है? पहला है संप्रेषणात्मक उपागम, दूसरा है ओके ये क्वेश्चन आई थिंक हमारा हो चुका है 110, नहीं ये क्वेश्चन दोबारा से आया हुआ है इधर पे। ओके ये दोबारा रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है, हाँ ये दोबारा रिपीट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से कर लेते हैं। कौन सा उपागम या विधि शिक्षार्थी की जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है? ये अभी हमने कर लिया था, है ना, आपको पता भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संप्रेषणात्मक उपागम, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बच्चे डायरेक्टली आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो डायरेक्ट मेथड था ना, ये वाला क्वेश्चन, ये वो वाला नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पर अलग पूछा हुआ है। इसका राइट आंसर क्या था? प्रत्यक्ष विधि थी, जहाँ पर मातृभाषा को सपोर्ट नहीं किया जा रहा। लेकिन ये क्वेश्चन आपका अलग है, यहाँ पर ये कह रहा है कि भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित कौन सा है, तो वो है आपका संप्रेषणात्मक उपागम। क्योंकि देखिए जो संप्रेषणात्मक उपागम होता है ना, यहाँ पर क्या होता है, इसे हम कम्युनिकेशन भी कहते हैं। जब बच्चे एक दूसरे के साथ संप्रेषण करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो यहाँ पर बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा भाषा प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मली भी अगर आप किसी से बातचीत करते हैं, बातचीत आप तब कर पाएंगे जब आपको अवसर दिए जाएंगे बोलने के। ठीक है, तो संप्रेषणात्मक उपागम बेस्ट होता है भाषा को सीखने के लिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो क्वेश्चन अलग था और ये क्वेश्चन अलग है, लेकिन ऑप्शन दोनों के सेम दिख रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्यपुस्तक अभिकल्पना का नहीं है? नोट पूछा है। पहला है प्रस्तुतिकरण सिद्धांत, ये तो ठीक है, बुनियादी चरण में पाठ्यपुस्तक अभिकल्पना में प्रस्तुतिकरण तो किया जाएगा, है ना। दूसरा है मूर्त सिद्धांत, तीसरा है तकनीकी सिद्धांत, चौथा है पाठ्यचर्या सिद्धांत। तो बताइए राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बुनियादी चरण की बात हो रही है जब बच्चा छोटा है, जब बच्चा छोटा है और स्कूल जा रहा है, तो वहाँ पर पाठ्यपुस्तक में आप क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे? सबसे पहले प्रस्तुतिकरण सिद्धांत, यानी कि जो भी आप चैप्टर बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसको प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। दूसरा है मूर्त सिद्धांत, ये भी आप करेंगे। मूर्त सिद्धांत क्या होता है? जो चीज़ें बच्चों को सामने में दिख रही हैं, जिन्हें बच्चे टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें आप बच्चों को समझाएंगे। और ये बेस्ट होता है, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें आप पढ़ाते हैं ना कि जो चीज़ें बच्चों के सामने में प्रेजेंट हैं, तो वो सीखने में बच्चों को इंटरेस्ट भी आता है और वो चीज़ें लॉन्ग टाइम तक उन्हें याद भी रहती हैं। ये भी सही है। पाठ्यचर्या सिद्धांत, ये भी सही है, आप पाठ्यचर्या तो करवाएंगे ही, पढ़ाएंगे बच्चों को, लेकिन जो तकनीकी सिद्धांत है वो यहाँ पर यूज़फुल नहीं होगा बुनियादी चरण में। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है? यानी कि आप बच्चों को ग्रामर पढ़ाना चाहते हैं, तो उसको पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी एक टेक्निक अच्छी नहीं है, ऐसा पूछा है। पहला है व्याकरण के प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना, ये तो ठीक है, अगर व्याकरण आप पढ़ाना चाहते हैं नियम भी प्रस्तुत करने ही होंगे, क्योंकि व्याकरण में काफ़ी सारे नियम होते हैं। दूसरा है संप्रेषण के अभ्यास के अवसर देना, ये तो बेस्ट है, बच्चों को आप बोलने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दे रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, इससे तो बच्चे का जो ग्रामर है वो स्ट्रांग होगा, व्याकरण, है ना। नेक्स्ट है व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके सीखना, ये यहाँ पर गलत हो गया। मैंने आपको बोला था कंठस्थ करना एक नेगेटिव चीज़ होती है, कंठस्थ करना इसको आप रटना भी मान सकते हैं, इसको रटना भी कहते हैं। तो आप बच्चों को व्याकरण के नियम रटने के लिए नहीं कह सकते, ठीक है। तो रटना क्या हो गया, एक नेगेटिव चीज़ हो गई, क्योंकि आज आपने उनको व्याकरण के नियम रटवाए, कल के दिन वो उनको भूल जाएंगे, क्योंकि रटने से ऐसे ही होता है, हमको समझते हुए नियमों को याद करना होता है, ना कि कंठस्थ करते हुए, ना कि रटते हुए, ठीक है। नेक्स्ट है वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना, ये भी सही है, जब बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, संप्रेषण करेंगे, बातचीत करेंगे, इससे तो उनका ग्रामर स्ट्रांग होगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए, पढ़ाने के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो बच्चों को नियम कंठस्थ करवाना, रटवाना, ये यहाँ पर सही नहीं होगा, ठीक है। सो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर।
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है पूछा है। बच्चों द्वारा शिशु गीत अलापना किसके तरीके हैं? ठीक है, पहला है शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के, दूसरा है उच्चारण का अभ्यास करने के, तीसरा है अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों की लय के, और चौथा है शब्दावली को समृद्ध करने के। तो बताइए कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है यहाँ पर आपसे। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि उच्चारण का अभ्यास करने से, ये यहाँ पर सही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों द्वारा शिशु गीत अलापना किसके तरीके हैं? शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के, उच्चारण का अभ्यास करने के, अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों की लय के, और शब्दावली को समृद्ध करने के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, बी भी यहाँ पर सही है, लेकिन यहाँ आ गया ना कि संरचना को कंठस्थ किया जा रहा है, तो ये यहाँ पर सही नहीं होगा। यही आपसे पूछा है कि कौन सा सही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है। आप बच्चों को रटवा रहे हैं, ये यहाँ पर सही नहीं माना जाता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है, क्या कहती है सुनिए। मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम रूप से भी जांचती हूँ। यह विद्यार्थी लेखन के किस चरण पर है? किस चरण पर है बताइए। पहला है पुनः प्रारूपण, दूसरा है प्रूफ रीडिंग, तीसरा है सहपाठी मूल्यांकन, चौथा है प्रारूपण। तो देखिए ये कह रही हैं कि जब मैं टीचर को काम दिखाने से पहले एक बार फाइनलाइज करती हूँ, एक बार खुद से मैं अपनी जांच करती हूँ कि मैंने काम सही करा है या नहीं करा है। तो वो क्या कर रही है? वो प्रूफ रीडिंग कर रही है। ठीक है, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि अध्यापक को काम दिखाने से पहले कोई भी बच्चा अगर खुद से अपना काम जांच रहा है अंतिम रूप से, तो वो क्या कर रहा है? प्रूफ रीडिंग कर रहा है। ठीक है, वहीं अगर सहपाठी मूल्यांकन की बात करें तो सहपाठी मूल्यांकन मतलब होता है जब हम क्लासरूम में बच्चों के साथ एक दूसरे का मूल्यांकन करते हैं। जैसे कभी आपके यहाँ भी होता होगा ना कि जैसे टीचर ने कोई पेन पेपर टेस्ट ले लिया, उसके बाद टीचर कहते हैं बच्चों को कि आप लोग अपनी नोटबुक को आपस में ही एक्सचेंज कर लो क्लासरूम में, और एक दूसरे का काम देखो कि किसने कैसा किया है। तो ये होता है सहपाठी मूल्यांकन। क्लासरूम में बच्चों द्वारा एक दूसरे का मूल्यांकन किया जाना, असेसमेंट किया जाना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है प्रूफ रीडिंग। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछें, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो? गतिविधि का यह प्रकार किस लिए है? बताइए। पहला है नियंत्रित मौखिक अभ्यास के लिए, दूसरा है स्वच्छंद बोलना, तीसरा है निष्क्रिय श्रवण, चौथा है मौखिक प्रवाह अभ्यास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा मौखिक प्रवाह अभ्यास। ठीक है, क्यों होगा? देखिए यहाँ पर अपने शिक्षार्थियों से कहती हैं कि अपने सहपाठियों से सकना शब्द की प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछिए, जैसे क्या तुम तैर सकते हो? सकना आ गया। गतिविधि का यह प्रकार किस लिए वो ऐसा कर रही हैं टीचर, ये आपसे पूछा है। तो टीचर मौखिक प्रवाह का अभ्यास कराना चाहती हैं, ताकि बच्चों का जो प्रवाह है ना बोलने का, वो एकदम अच्छा हो सके, जो फ्लुएंसी होती है बोलने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के बारे में सही नहीं है? पहला है पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि कैसे देखा जाना चाहिए? अब देखिए आपसे पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, पहला है पुस्तकों के साथ संलग्नता के सक्रिय परिवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। ये तो सही है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि कौन सा सही नहीं है पूछा है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका अध्यापक और दूसरे वयस्क भी विद्यालयों में पुस्तकालयों में आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। हाँ, वो तो कर सकते हैं। नेक्स्ट है पुस्तकालय में पाठ्यपुस्तकों का सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है। ये यहाँ पर सही नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड्स सस्वर पठन मतलब होता है जोर जोर से बोल करके पढ़ना। जैसे टीचर ने कुछ पढ़ा, फिर बच्चे भी उसको जोर जोर से बोल करके पढ़ रहे हैं। और जो हमारी पुस्तकालय होती है, लाइब्रेरी होती है, अगर आप वहाँ पर जोर जोर से बोलकर पढ़ने लगे तो ऐसा तो है नहीं कि बस आप ही वहाँ पर पढ़ेंगे, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं एक साथ ही, तो उनका डिस्टर्ब हो जाएगा वहाँ पर। इसीलिए सस्वर पठन पुस्तकालय में किया जाना उचित नहीं होता है।
तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। डी ऑप्शन क्या है, शिक्षार्थियों को बाल साहित्य की विविध प्रकार की विधाओं को देखने के मौके मिलने चाहिए। बिल्कुल, बाल साहित्य तो बहुत अच्छे होते हैं बच्चों के लिए, आपने भी बचपन में पढ़े होंगे, चाचा चौधरी है, चंपक है, ये सब बाल साहित्य थे। ठीक है, इनसे क्या होता है, हमें स्टोरी पढ़ने में मज़ा भी आता है और हमें पढ़ना हम सीख जाते हैं इससे धीरे धीरे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन को न सृजित करना चाहती है। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए? बताइए। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन कर रही हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त क्या होगा? पहला है, क्या पुस्तकें कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों के स्वतंत्र पठन स्तर के अनुसार लिखी गई हैं? दूसरा है, क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा की पठन पाठ्यचर्या के लक्ष्य को संबोधित करने में मदद करेंगी? तीसरा है, क्या ये पुस्तकें एक से अधिक निर्देशात्मक प्रसंग में प्रयोग के लिए उपयुक्त हैं? और चौथा है, क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने हैं, बाल साहित्य के मानवीय लेखक हैं या नहीं? तो देखिए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप बच्चों के लिए हिंदी भाषा की पुस्तक लिखना चाहते हैं, उनका पाठ्यक्रम बनाना चाहते हैं, तो बाल साहित्य जैसी चीज़ें उसमें ऐड होनी चाहिए और जो भी लेखक वो हैं वो जाने माने होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वो ऐसे लेखक हैं जो ऐसी लैंग्वेज में लिख रहे हैं जो बच्चों को समझ ही ना आए। तो इसीलिए ये सबसे पहले काम करना होता है, इसीलिए डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड टीएलएम के चयन के लिए सही नहीं है? टीएलएम यानी कि जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, आपका पढ़ाते हुए जो चीज़ें यूज़ करी जाती हैं, जैसे चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, जैसे डस्टर हो गया, चौक हो गई, ये सब आपका टीएलएम के अंदर आता है। ठीक है, तो इसके चयन के लिए क्या सही नहीं है पूछा है। पहला है, चयनित सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को जिज्ञासा के साथ खोजबीन और प्रयोग करने में पर्याप्त अवसर दे, ये तो ठीक है। दूसरा है, चयनित सामग्री अधिमानतः स्थानीय रूप से निर्मित या स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जिससे आसानी से बदला जा सके। मतलब कि जो भी आप सामग्री ला रहे हैं, जो भी टीएलएम स्कूल में ला रहे हैं, वो घर के आसपास मिलना चाहिए और इजी होना चाहिए ढूंढना। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा कॉस्टली ले आए और फिर बच्चे घर जाकर जिद कर रहे हैं अपने मम्मी पापा को कि टीचर इतना कॉस्टली लेकर आए थे हमें समझाने के लिए, मुझे भी वैसा ही चाहिए, उसी से पढ़ना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जो भी टीएलएम आप ला रहे हैं वो आपके स्थान से संबंधित होना चाहिए, यानी कि घर के आसपास अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन ये भी सही है, हमसे तो सही नहीं है पूछा है। नेक्स्ट है, चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए और फिसलन को बचाने के लिए कुछ खुरदरी होनी चाहिए। ये यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि जो टीएलएम आप ला रहे हैं वो टीएलएम बच्चे घर से लाएं ये ज़रूरी नहीं है, टीचर भी तो ला सकते हैं। जैसे टीचर चाहते हैं बच्चों को साइंस में प्लांट का कॉन्सेप्ट पढ़ाना, तो आप एज अ टीचर आप घर से एक प्लांट लेकर आ सकते हैं, है ना। अब ऐसा तो है नहीं आप बच्चों से ही कहेंगे कि आप प्लांट लेकर आना, हम कल उसको पढ़ाएंगे आपको, तो ये यहाँ पर नहीं करना है। इसलिए यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य क्या है? ये वही है सहपाठी मूल्यांकन जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है? नई शब्दावली के प्रयोग का अभ्यास करवाना? नहीं। दूसरा है संरचनाओं का नियंत्रित अभ्यास करवाना? जी नहीं। तीसरा है, ये देखिए, सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना। अभी मैंने आपको बताया था ना सहपाठी मूल्यांकन क्या होता है, यानी कि क्लासरूम में जब बच्चे एक दूसरे की नोटबुक चेक करते हैं और एक दूसरे का मूल्यांकन करते हैं, वो इसीलिए करते हैं ताकि सहपाठी के काम की जांच की जा सके और उन्होंने कैसा काम करा है ये चेक किया जा सके, जिससे कि उनकी जो स्किल्स हैं, कौशल हैं, उनका विकास हो सके। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा द्वारा, यानी कि जो आपकी एनसीएफ, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, इसके द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाले समावेशी, स्वागतीय और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है? पहला है, मुख्यतः शिक्षार्थी के
अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली पर ध्यान केंद्रित करके। दूसरा है विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके। तीसरा है रंगीन आकर्षक परिवेश के लिए कक्षा कक्ष की सजावट करके। और चौथा है तपती हुई धूप में बाह्य गतिविधियों को न करके और आंतरिक गतिविधियों का आयोजन करके। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है, जो कि हमको ऑप्शन बी में मिल रहा है, विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके। यानी कि विकास के सभी आयाम जिसमें जुड़े हुए हों। जैसे आप ये कह सकते हैं, जैसे बहुत सारे विकास होते हैं, विकास के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, बच्चों का सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, चारित्रिक विकास, संवेगात्मक विकास। यानी कि इन सभी प्रकार के विकास जो हैं बच्चे के हो सकें, ऐसी चीज़ों का बच्चों को प्रदर्शन करवाना है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें, आज की क्लास में आपने कितना स्कोर किया। बाकी फ्रेंड्स अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरीके से आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने के। साथ में फ्रेंड्स आप टैग वर्ड्स ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप टैग वर्ड्स समझ लेते हैं तो आपका आधा काम तो उनसे ही बन जाएगा। और टैग वर्ड्स की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप एक बार चेकआउट ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।